नाजरीन, बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात हो रही है और इस हवाले से आज कौमी असम्बली के अंदर भी इसके ऊपर बहस हुई। रेसानी साहब, आप तो क्वेटा से होके आ रहे हैं, फिर कौमी असम्बली से होके आ रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये जो दहशतगर्दों ने हमला किया था और 10 से ज़्यादा शहरों के ऊपर जो है इन्होंने हमला किया, इनका मकसद क्या था? चूँकि ये वहाँ पे आए, इन्होंने हमला किया और कुछ ही देर में इनको जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने उनको वहाँ से निकालने में कामयाब हो गए। तो इनका पर्पस क्या था, मकसद क्या था? बिल्कुल जी, एक बहुत अच्छा सवाल किया और मैं चाहता हूँ कि ये सवाल बार बार हमसे पूछा जाए कि इनका मकसद क्या था। ये एक नैरेटिव ड्रिवन वॉर है। इसमें यह है कि ऑप्टिक्स मैटर्स। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि बलूचिस्तान महफूज नहीं है, वो बलूचिस्तान के ऊपर काबिज़, हालांकि वो एक यूसी के ऊपर भी काबिज़ नहीं रहे। 10 मिनट तक वो टिके नहीं हैं, वो भागते रहे, 4 घंटे भागते रहे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको परसू किया है। तो उनका ये ऑप्टिक था कि बलूचिस्तान इज़ नॉट सेफ़। ये जो है बहुत पहले हम कह चुके हैं कि ये उनका नैरेटिव का हिस्सा है कि दिखाना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया में कि इसी हद तक था प्लान हो के, और मजीद भी कुछ डिटेल्स आप बताना चाहेंगे? देखिए जी, जो इनका असल मकसद था वो ये था कि वो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को वो टारगेट करना चाहते थे, वो गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट्स को टारगेट करना चाह रहे थे, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे क्योंकि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको काउंटर की। तो तब जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैंक्स को टारगेट करनी शुरू कर दी, अस्पतालों में वो घुस गए, ताकि स्कूलों में वो घुस गए। और आपको ये यकीन नहीं आएगा, मुझे भी पहले यकीन नहीं आ रहा था कि मैं समझता था कि शायद हमारा दुश्मन गैरतमंद होगा, लेकिन इतनी बेगैरत दुश्मन थी कि वो हमारे ख़वातीन के ह्यूमन शील्ड्स बना के अंदर जा रहे थे। जब फोर्सेस उनको काउंटर करने के लिए गए, हमारे बच्चों को वो ह्यूमन शील्ड्स बना दे। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो इस जंग में ना उनका कोई असूल है ना कोई रिवायत। जी, शफकत अब्बास साहब, अब जो ऑपोजिशन है वो क्या हिकमत अमली चाहती है कि तय की जाए? क्योंकि हिकमत अमली तो आप सियासतदानों ने मिल बैठ के करनी है। आज पार्लियामेंट जो डिफेंस मिनिस्टर है हो और पार्लियामेंट का इतना तकद्दस हो कि पार्लियामेंट में किए गए फैसले इम्प्लीमेंट हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर किस्म की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हो, वो नस्ल की बुनियाद पर हो, वो मज़हब की बुनियाद पर हो, वो किसी भी सूरत में हो, तो वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। और पार्लियामेंट ही वो वह जगह है जहाँ पर बैठ कर ये फ़ैसले होने चाहिए। पार्लियामेंट में कैमरा ब्रीफिंग्स भी होनी चाहिए और सारे जो हालात हैं वो सामने रखे जाने चाहिए पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट तो ब्लाइंड है इस वक्त, बिल्कुल भी। क्यों नहीं है ऐसा कि पार्लियामेंट कैसे ब्लाइंड है? कैसे ब्लाइंड है? जी, मैं बता दूं कि आके बताया जाए हमें कि वहाँ पे ये कुछ हुआ है और ये होने जा रहा है, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। कौन बताए? जी, ब्रीफिंग दे जो भी इसमें मुतल्लिका बंदा है, ये बताए। डेफिनेटली ब्रीफिंग तो सिक्योरिटी फोर्सेस ही आकर उनका ही नुमाइंदा देगा ना, वो आके ब्रीफिंग दे और पार्लियामेंट से उसका रिस्पांस ले। और पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल भी यही फैसला करेगी कि दहशतगर्दी के खिलाफ आईनी हाथों से निपटा जाए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, ना इस पर कोई होनी चाहिए। और जहां तक बात है, ठीक है, लेकिन एक बात मैं साथ साथ कह दूं कि बलूचिस्तान की जो महरूमी है वो भी ख़त्म की जानी चाहिए। अगर बलूचिस्तान की महरूमियाँ ख़त्म नहीं होंगी तो बलूचिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। ये बड़ी पक्की सी बात है। आप बलूचिस्तान पे तवज्जो नहीं देंगे, वहाँ से सुई गैस निकाल के आप पूरे मुल्क को देंगे और सुई गैस सुई के मकाम पर नहीं होगी, और सारे जो कुछ भी वहाँ पे मराद दी जा सकती हैं, जो पंजाब में, जो सिंध में, जो केपी में लोगों को मैसर हैं, वो भी उनका भी हक है। इसलिए बेशक दहशतगर्दी के खिलाफ भी हमने जंग करनी है, लेकिन बलूचिस्तान को भी बिल्ड करना है, और दहशतगर्दी तब ही ख़त्म होगी जब वहाँ के लोगों को उनके हकूक़ दिए जाएंगे। अच्छा, महरूमियों से अलग होके, चूँकि ये डिस्कशन बहुत बार हो चुकी है, इख्तियार वली साहब जो इन्होंने बात कही है कि जी पार्लियामेंट जो है उसको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। कम से कम पार्लियामेंट के अंदर वो कहते हैं कि उनको ब्रीफिंग की ज़रूरत है, कि उनको ब्रीफिंग दी जाए कि एक्चुअली बलूचिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ताकि एक दफ़ा जब पार्लियामेंट को समझ में आ जाए कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है तो फिर ही वो कोई लाए अमल तय करें। मगर वो ये कहते हैं जी आपके पास इख्तियार ही नहीं है, अगर आप लाए अमल तय करते हैं तो इम्प्लीमेंट तो आप कर नहीं सकते। देखिए, मेरे ख्याल में पार्लियामेंटेरियन तो ऐसा कोई है नहीं जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, अगर आपको ब्रीफिंग चाहिए तो मेरे ख्याल में फिर एक पार्लियामेंटेरियन को इतना, एक नेशनल असम्बली के मेंबर को
इतनी उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसके पावर्स क्या है और उसको एक्सरसाइज कैसे किया जाता है, ताकि वो वहाँ पर ये कह दे कि हमें सिक्योरिटी पे ब्रीफिंग दी जाए, इन कैमरा दे दें, ऑफ द रिकॉर्ड दे दें, ऑन द रिकॉर्ड दे दें, जिस तरह देना चाहें, लेकिन हमें अपडेट करें। तो जो बात शफकत अब्बास अवान साहब टीवी पर बैठकर कर रहे हैं, बेहतर होगा कि ये फ्लोर ऑफ द हाउस उठे और वहाँ पर ये बात नहीं, आपका जो ये तो आपका सेकेंडरी फ्लोर है, आपका जो प्राइमरी फ्लोर है वो नेशनल असेंबली है। आज आपका इजलास था, आप वहाँ पर ये बात करें, ये मुतालिबा उठाएं, तो डेफिनेटली आपकी पार्टी है, अपने पार्लिमानी लीडर को बोलें, वो कर सकते हैं। तो ये इसमें कोई कबात नहीं। मैं खुद जब व्हेन आई वाज मेंबर ऑफ द असेंबली तो मैं आई यूज्ड टू रेज अप इशूज़ लाइक इशूज़ जिस इस तरह के हैं, मैं बिल्कुल उठाता था और करते थे। एक बात है कि बलूचिस्तान की महरूमियों पे बात की गई, इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ जहाँ महरूमियाँ हैं उसको ख़त्म करना होगा। यकसा मसावी निज़ाम इंसाफ, यकसा महसूलात की तकसीम, मुल्क की तमाम जो भी चीज़ें हैं उसकी एक साथ और आबादी के तनासब से उसकी तकसीम और लोगों को कौमी धारे में शामिल करना, मेरे ख़्याल में आई डोंट नो उस वक्त शफकत साहब पॉलिटिक्स में थे या नहीं थे। मुनीज़े आपको याद होगा कि एक वक़्त था जब बलूचिस्तान से अलहदगी की आवाज़ें उठती थी, अल्ताफ़ हुसैन कराची से अलग कराची की बात करता था, सिंधु देश की बातें होती थी, केपी से इस तरह आवाज़ें उठती थी। नवाज शरीफ उस वक़्त वाहिद लीडर थे जिन्होंने तमाम जो कौम परस्त जमातों के लीडर हैं, पार्टियाँ हैं, सबको अपने साथ मिलाया, कौमी धारे में शामिल किया और फिर हम चलते गए और चलते काफ़ी उस सफ़र में बहुत सारी दूरियां जो थी वो ख़त्म हो गई। तो मैं कहता हूँ आज फिर इसकी ज़रूरत है कि वज़ीर आज़म और इख्तियार वली साहब, आपने एक बात याद करा दी कि मियाँ साहब के पास तो मालिक बलोच साहब भी गए थे जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मियाँ साहब के अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बलूचिस्तान में, और उन्होंने ये कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आप अपना रोल अदा करें, बलूचिस्तान के अंदर लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, आप अपना रोल अदा करें। फिर मियाँ साहब ने कहा मैं करूँगा, मैं लंदन से वापस आके कुछ ना कुछ करूँगा। मियाँ साहब लंदन गए, वापस आ गए, अब कितना अरसा हो गया कोई बात नहीं हुई। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई रोल अदा करने के लिए तैयार हैं इस पर? मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई और चारा बचा नहीं है। नवाज शरीफ जितना हाई स्टेचर का और टॉल स्टेचर का हमारे पास कोई दूसरा लीडर मुल्क में है भी नहीं। वो उनके पास ये कैपेसिटी भी है, ये कैपेबिलिटी भी है, उनका एक्सपीरियंस भी है, वो पहले ये काम कर भी चुके हैं और मुल्क में अनारकी ख़त्म करने के लिए वो अपना बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं फिर आपको बताता हूँ कि द ओनली थिंग विच इज़ थ्रेटन, लाइक वी कैन फील इट, वी कैन सेंस इट, कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, आप जितने मुल्क में जितने लोग हैं वो सब आपके साथ हो जाएंगे, सब एक आवाज़ यकजान होके कौमी एजेंडे पर, सियासी एजेंडे पर, अमन व अमान के एजेंडे पर। बट एक बात तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी ऐसे मामलात की ये शामिल नहीं होंगे। हमें तो वो दिन भी याद है जब खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत थी और एपीएस का वाकया हुआ था। इमरान खान 17 दिन बाद पेशावर तशरीफ लाए थे और इनको धरना ख़त्म करने के लिए फिर इनके साथ लंबे मुज़ाकरात करने पड़े थे। तो जिनकी अप्रोचेस होती है पॉलिटिकल, उनको बताना, समझाना और अपने साथ मिला लेना वो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो किसी और खेल कूद में अपनी मकबूलियत बनाकर पॉलिटिक्स में आए हो, उनको समझाना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है।